हेलो एवरीवन, ये नया बैच स्टार्ट हुआ है तो इस पे हम लोग फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देख रहे हैं। चैप्टर 1 से स्टार्ट करी है हम लोगों ने यहाँ पे फिज़िक्स। और कल मैंने क्लास में केवल इंट्रोडक्शन दिया था बच्चों आप लोगों को, जिसमें मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है ना। अपने पास ये ब्रांच है फिज़िक्स की, है ना। काफ़ी सारा इंट्रोडक्शन था, वो आपको याद होगा। अब आइए आज आगे पढ़ते हैं। तो कल मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज पे लेके चले थे, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज से ये लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है ना। तो बच्चों ला लो, लेक्चर नंबर 2 चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। और आज जो हमारा टॉपिक है उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। चार्ज लिख लो, चार्जेस लिख लो। चार्ज मतलब कि प्लूरल हो जाएगा, चार्जेस कुछ नहीं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस की बात करेंगे हम। प्रॉपर्टीज चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी हुआ करती हैं, ठीक है। बेटा वो पीडीएफ ओपन करके देना मोबाइल पे, क्या उससे मैं टॉपिक देखते जाऊं कौन सा टॉपिक करवाना है। हाँ, तो पहला प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में पहला पॉइंट लिखो बेटा। फर्स्ट, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। ओके, चार्जेस जो होते हैं नेचर में क्या होते हैं, एडिटिव हुआ करते हैं। एडिटिव मतलब जुड़ सकते हैं। चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई सिस्टम है आपके पास और कुछ सिस्टम के पास आपके पास टोटल चार्ज है। मान लो यहाँ पर एक Q1 बैठा है, यहाँ Q2 बैठा है, यहाँ Q3 बैठा है और यहाँ Q4 बैठा है। तो सिंपल सी बात, अगर मैं बोलूँगा इस सिस्टम का नेट चार्ज क्या है, सबको पकड़ के जोड़ दो, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। और याद रखना ये जो सम होगा ये कैसा सम होगा बेटा, ये होगा स्केलर सम। कैसा सम होगा, स्केलर सम। तो जो चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, साथ ही जो होगा स्केलर सम होगा। बस इसमें ये बात ध्यान रखने वाली बात है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी है कि जो चार्जेस होते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। ओके, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, मतलब लाइक चार्जेस बोलते हैं इसको, लाइक। तो प्लस और प्लस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपल्सन का साइन क्या होता है, दूर जाओ। दूर जाओ मतलब एरो कहाँ भागेंगे, बाहर की तरफ, है ना। तो सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो रिपल्सन का साइन ऐसा रहेगा। आप चाहो तो इसको ऐसा भी बना लो। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो इसको ऐसे बना लो, ये भी रिपल्सन ही है। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। एंड अनलाइक चार्जेस की बात करूं मैं, तो अनलाइक में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये देखो दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है ना। तो जो लाइक चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये हो गई एक प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी कल मैंने बताई थी चार्ज के बारे में, क्या थी प्रॉपर्टी, कि चार्जेस क्वांटाइज्ड, है ना। तो तीसरी प्रॉपर्टी लिखो, चार्जेस क्वांटाइज्ड। चार्जेस क्वांटाइज, तीसरी प्रॉपर्टी, चार्जेस क्वांटाइज्ड इन नेचर। जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड हुआ करता है। क्वांटाइज मतलब बंडल फॉर्म में उपलब्ध होगा आपको, पैकेट फॉर्म में। जब आपको चार्ज मिलेगा ना तो वो आपको पैकेट फॉर्म में मिलेगा। हाँ देखो आराम से, ये रफ कर दूं ऊपर का। क्या बताया अपन ने, तीसरी प्रॉपर्टी, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। सो बच्चों Q इक्वल्स टू कितना, एनी। प्लस लगाओ माइनस लगाओ क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी हैं। किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है, नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है। चौथी प्रॉपर्टी की बात करेंगे, चार्ज इज कंजर्व्ड। ये इंपॉर्टेंट है, चार्ज इज कंजर्व्ड। ओके, जीरो नहीं बेटा, कंजर्व्ड। जीरो नहीं होता, ये जरूरी नहीं जीरो रहे। चार्ज इज कंजर्व्ड, ठीक है ना। जैसे मान लो तुम दो दोस्त हो, दो दोस्तों के जेब में कुल मिलाकर के मान लो 10 रुपये तुम्हारे पास है, 10 रुपये तुम्हारे पास है। अब आपने आपस में कुछ शेयरिंग करी, मान लो तुमने 10 रुपये वाले से 3 रुपये ले लिया, तो सामने वाले के पास कितने बच गए, 7, और आपके पास कितने हो गए, 13। पहले टोटल पैसा कितना था, 20 रुपये, और अभी भी 13 और 7 जोड़ो टोटल कितना, 20।
समझ गए ना। और आप 2 ही लोग हो, कोई बाहर की मदद नहीं लेनी है, ना बाहर वाले को दान पुण्य करना है, तो इसको बोलते हैं आइसोलेटेड। क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड का मतलब कोई भी बाहर वाली शक्ति आएगी नहीं, कुछ बाहर का मामला नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम। तो बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की जो डेफिनेशन है वो होती है इन एनी आइसोलेटेड, आइसोलेटेड को हिंदी में बोलते हैं अलग थलग। क्या बोलते हैं? अलग थलग, मतलब जिसमें बाहर का कोई इंपैक्ट ना हो, इसको बोलते हैं अपन अलग थलग। तो इन एनी आइसोलेटेड, ठीक है ना, इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम, in any isolated system charge always remains conserved. In any isolated system charge remains conserved. जो चार्ज होगा वो क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा, सुरक्षित रहेगा। ओके, चार्ज कंजर्व रहेगा, ठीक है ना। मतलब इसको यही बोल सकते हो, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड, है ना। पढ़ा था ना लास्ट ईयर एनर्जी का कंजर्वेशन। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। ऐसे ही यहाँ पे भी है बेटा, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी। ट्रांसफर हो सकता है चार्ज, है ना क्रिएट होगा और ना डिस्ट्रॉय होगा। चलो बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है। ठीक है। सो इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड। अब एग्जाम्पल देख लो इसका। मान लो बेटा ये कोई सिल्क का कपड़ा है, ओके, और ये ग्लास की रॉड है। सिल्क का कपड़ा है, ये ग्लास की क्या है? रॉड है। स्टार्ट में आपने जब ये शुरुआती सिस्टम था तो टोटल चार्ज कितना था? दोनों न्यूट्रल थे। इस पे कितना चार्ज था? मान लो Q1 इक्वल टू कितना? 0, और Q2 इक्वल टू कितना? 0। ये है बिफोर रबिंग, रगड़ने के पहले। अब तुमने रगड़ा इसको, तो जैसे रगड़ोगे तो Q1 डैश इक्वल टू, मान लो इससे 3 इलेक्ट्रॉन उड़ करके आ गए इधर। रब करने के बाद इस पे कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 3। तो एक माइनस आया ये, एक माइनस आया ये, एक माइनस आया ये। ओके, तो अगर मैं बोलूं बिफोर रबिंग सिस्टम का टोटल चार्ज कितना था, तो बिफोर रबिंग अगर मैं बोलूं Q नेट कितना था बेटा? 0। अब रब करने के बाद देखो इसके ऊपर कितना आ गया? -3 इलेक्ट्रॉन, और Q2 डैश इक्वल टू कितना आ गया? +3 इलेक्ट्रॉन। अब आप निकालो टोटल नेट चार्ज कितना होगा? -3 इलेक्ट्रॉन +3 इलेक्ट्रॉन। आंसर कितना? 0। तो ध्यान से देखो कि आपका जो पहले का चार्ज है वो बाद का चार्ज है, इक्वल आ रहा है। टोटल चार्ज बॉडी का बदला है। बॉडी का ध्यान से देखो, बॉडी का क्या था? पहले था 0 और बाद में हो गया इसका -3। इसका कितना था? 0 था और +3। समझ गए ना? वही लेन देन वाली बात, पैसे आपस में चेंज हुए बट टोटल पैसे कितने हैं? सेम है ना। टोटल पैसे क्या है? सेम है। इसको बोलते हैं अपन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नोट करो फटाफट। तो ये कहलाता है बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज की प्रॉपर्टी है, चार्ज जो होता है कंजर्व होता है ना। चलो, चार्ज की प्रॉपर्टी है चार्ज कंजर्व होता है। अब आ जाइए, एक सवाल आपके सामने आ रहा है। छोटा सा सवाल देखेंगे। अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो रही है, ओके, इफ अ बॉडी इज चार्ज नेगेटिवली, अगर किसी बॉडी को आपने नेगेटिवली चार्ज किया है तो बताइए इसके मास में क्या इफेक्ट आएगा? बढ़ेगा, घटेगा, अनचेंज रहेगा? बताइए। मास बढ़ जाएगा। अगर किसी बॉडी को आपने नेगेटिवली चार्ज किया है तो उसके मास में क्या इफेक्ट आएगा? बढ़ेगा, घटेगा या अनचेंज रहेगा? बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा बताओ? वेरी गुड, गुड आंसर बच्चे, वेरी गुड। तो अगर कोई बॉडी मान लो न्यूट्रल थी, पहले बॉडी ये थी, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे उतने नंबर ऑफ क्या थे? प्रोटॉन थे। बट आप यदि इस बॉडी को नेगेटिवली चार्ज कर रहे हो, मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे, हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन इस पे
आते जाएंगे, और जब इस पे इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे तो इस पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का मास भी तो मिलता जाएगा इसको, मतलब बॉडी को निगेटिवली चार्ज करने पर मास बढ़ जाएगा। समझ में आया ना? तो मतलब नया मान लो पुरानी बॉडी का नाम ए था Ma, और नई बॉडी का नाम मान लो M' चार्जिंग के बाद, तो M' जो होगा वो बड़ा होगा और Ma क्या होगा, छोटा होगा। समझ में आया ना? मतलब बाद वाला जो मास होगा वो ज़्यादा होगा और पहले वाला मास कम होगा। कब? जब आप बॉडी को नेगेटिवली चार्ज कर रहे हो। ठीक है ना? ओके। अगर मैं पूछूं किसी बॉडी को आप पॉजिटिवली चार्ज कर रहे हो तब क्या आंसर दोगे बताओ? अगर किसी बॉडी को आप पॉजिटिवली चार्ज कर रहे हो तब क्या बोलोगे? मास बढ़ेगा कि घटेगा कि वही रहेगा? तब घटेगा, तब मास क्या होगा, घटेगा। बिकॉज पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए आपको बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे और इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो उसका मास क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। ठीक है ना? चलो एक छोटा सा सवाल और, चार्ज को डिटेक्ट करने वाली डिवाइस का नाम बताओ बेटा। डिटेक्ट करने वाली डिवाइस, एक सिंपल सा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। चार्ज को डिटेक्ट करने वाली डिवाइस जो चार्ज को पता करती है कि चार्ज है कि नहीं है। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही। चार्ज को डिटेक्ट करने वाली डिवाइस को क्या बोलते हैं? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है ना? इसकी थ्योरी मैंने दी गई है, कैसे करता है काम। इसमें ऊपर एक नॉब लगी होती है, नॉब को हिंदी में बोलते हैं अपन हुंडी। क्या बोलते हैं? हुंडी। ऐसे देखे होगे किसी किसी चीज़ में लगी रहती, बचपन में खिलौने विलौने आते थे, है ना? तो ये लगी होती है और यहाँ पे होती है एक बॉटल। क्या होती है? एक बॉटल। और यहाँ जा करके दो पत्तियाँ रहती हैं गोल्ड की। तो जैसे ही आप इसमें मान लो कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी टच कराओगे, प्लस 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 प्लस, तो यहाँ से पूरा का पूरा चार्ज बेटा यहाँ आ जाएगा। बोलो यस। तो ये प्लस तैर करके इधर आ जाएगा और ये कंडक्ट होकर इधर आ जाएगा। अब ये बताओ प्लस प्लस क्या होगा? रिपेल होगा ना। तो ये पत्तियाँ कैसी हो जाएंगी? फैल जाएंगी। सो दिस इज कॉल्ड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, है ना? चलो अगला क्वेश्चन लिखो बच्चों। डिफाइन द टाइप ऑफ मटेरियल। डिफाइन द टाइप ऑफ मटेरियल। टाइप ऑफ मटेरियल के बारे में बताइए। डिफाइन द टाइप ऑफ मटेरियल। ठीक है ना? टाइप ऑफ मटेरियल क्या होता है? टाइप ऑफ मटेरियल क्या होते हैं? बेटा कल का होमवर्क करके लाए हो, नहीं करके लाए हो? कल का होमवर्क लिखे कि नहीं लिखे? कल दिया था, याद करो क्वेश्चन। मैंने खुद से दिए थे ना क्वेश्चन, घर से लिख के लाने को। हाँ, क्वांटाइजेशन दिया था, व्हाट इज चार्ज दिया था, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज दिया था। मैंने जो लिखाया था वो काफ़ी नहीं है, याद रखना। मैंने जो पढ़ाया वो काफ़ी है, लिखने का काम आपका है बेटा। क्योंकि अगर मैं ज़्यादा लिखाऊंगा ना तो फिर तुम प्रोसेस में आ जाओगे, फिर तुमको वो जो बनाना है मुझे वो नहीं बन पाओगे। समझ गए ना? काम मुझे तुमसे लेना है। ठीक ना? लिखना तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं कि मैं आप बोर्ड पे लिखूंगा बेटा और आप लिखते जाओ, वो तो फिर गधा भी कर लेगा। ठीक है ना बेटा? तो वो काम नहीं करना है, आपको अपने मन से चीज़ें निकाल के लिखनी है कॉपी में ना, इसलिए मैं होमवर्क देता हूँ। तो जो मैंने कल लिखाया है उसको पढ़ो, बुक से पढ़ो। जब बुक से पढ़ोगे तुमको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब चीज़ें मैंने समझा दी, अब एक बार खुद भी तो जाके पढ़ लो। तो बुक से क्या, मैं नोट्स तो आपको दे ही रहा हूँ ना बिंदास एकदम, तो बस जा करके उनको एक बार उस भाषा में लिखो। समझ गए ना? हाँ, लिखोगे तो मन में बैठेगा। यहाँ से तो सुन के गए, बट घर में भी जरूरी एक बार। हाँ, तो क्या लिखा है मैंने क्वेश्चन? डिफाइन द टाइप ऑफ मटेरियल, है ना बेटा? अब देखो मटेरियल का पंगा क्या है बेटा। जो सारा मटेरियल का पंगा है ना, 3 टाइप के मटेरियल होते हैं। कौन कौन से? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। ठीक है ना? तो 3 टाइप के मटेरियल हुआ करते हैं हमारी ज़िंदगी में, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। और भी हैं बट अभी के लिए यही ज़रूरत है ना? और सारा पंगा किसका है बेटा? रजिस्टिविटी का। किसका पंगा है? रजिस्टिविटी का। जो भी मटेरियल हैं वो क्यों हैं? इनकी रजिस्टिविटी की वजह से ये अलग अलग हैं। देखो रजिस्टिविटी आती क्या है? जैसे ये कंडक्टर है अपने पास, मान लो बेटा कोई कॉपर का टुकड़ा है। ओके, कॉपर का टुकड़ा है, इसके अंदर क्या होता है बेटा? इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं गर्मी की वजह से, किसकी वजह से? गर्मी, ओके, हीट की वजह से, है ना? हीट की वजह से जो है रैंडम मोशन करते हैं। कैसा मोशन? रैंडम, है ना? रैंडम रैपिड मोशन। रैंडम रैपिड मोशन, ये बड़ा अच्छा वर्ड है, रैंडम रैपिड मोशन, इसको याद करो। रैंडम मतलब उल्टा पुल्टा कहीं भी मोशन करते हैं, है ना? इस मोशन को ब्राउनियन मोशन भी बोला जाता है। रैंडम रैपिड मोशन, रैपिड मतलब तेज तेज चलते हैं क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। तो ये भैया ये जो है ये रैंडम रैपिड मोशन किया करते हैं बेटा, गुड़ 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 भागा करते हैं, रैंडम रैपिड मोशन करते हैं बेटा। चलो अच्छी बात है। अब आप कहोगे सर इनकी कोई डायरेक्शन होती क्या मोशन की? नो, ये कहीं भी चले जाते हैं, जाएंगे फिर अपनी प्लेस पे वापस आएंगे, घूम फिरते रहेंगे। तो इनका ये है रैंडम रैपिड मोशन। तो अब कंडक्टर के अंदर क्या होता है? कंडक्टर के अंदर जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन ईजिली मूव करते हैं।
क्यों इजीली मूव करते हैं? क्योंकि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन ही तो इजीली मूव करेगा। जैसे आपको अपने घर से निकलने की आज़ादी है, आप फ्री हैं तो आप बाहर आ जा सकते हो, समझ गए ना। बट यही आपको घर वाले बांध करके रखते तो आप मूव नहीं कर पाते ना। तो ऐसे ही कंडक्टर मटेरियल जो होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन आराम से मूव कर पाते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, समझ गए। अब देखो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है, जो उनके रास्ते में रुकावट होती है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की फॉर्मूला क्या होती है? सब लोग जानते हो, R = ρl/A, समझ गए ना। अब आपने 3 मटेरियल ले लिए, एक ले लिया कंडक्टर का, एक ले लिया आपने इंसुलेटर का, और एक ले लिया आपने सेमीकंडक्टर का। देख बेटा, ये 3 मटेरियल हैं, तीनों अलग अलग मटेरियल आपने ले लिए हैं। कंडक्टर क्या ले लिया बेटा? कॉपर ले लिया। सेमीकंडक्टर क्या ले लिया बेटा? मान लो ये इंसुलेटर है, इसको क्या ले लो? इसको ले लो फॉस्फोरस ले लो, मिट्टी का बनाओ फॉस्फोरस ले लो, ओके। और इसको क्या ले लो? इसको ले लो सिलिकॉन का। हाँ, अब जरा महसूस करो तीनों की अवस्थाएं क्या है, इनके अंदर, तीनों के अंदर क्या चल रहा है, इस चीज़ को महसूस करो। देखो बेटा, जो अब तीनों की लेंथ भी सेम है, एरिया भी सेम है, तो तीनों की जब लेंथ सेम है, एरिया सेम है, तो ये तो तीनों के लिए ये चीज़ दोनों के सेम हो गई। बचा क्या? रजिस्टिविटी। मतलब अब रजिस्टेंस को कंट्रोल करने का काम किसका है? रजिस्टिविटी का। जिसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा। और जिसकी रजिस्टिविटी कम होगी उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम। तो बच्चों याद रखो, कंडक्टर की रजिस्टिविटी सबसे कम होती है। कंडक्टर की रजिस्टिविटी क्या होती है? सबसे कम होती है। रजिस्टिविटी को ही बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। समझते हो रजिस्टिविटी? है ना, रेजिस्टेंस जिस फैक्टर पे डिपेंड करता है उसको बोलते हैं रजिस्टिविटी, समझ गए ना। रजिस्टिविटी जिसकी ज़्यादा होगी उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन पेनेट्रेट कर नहीं पाएगा, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जल्दी से पेनेट्रेट नहीं कर पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को जाने में ताकत लगेगी, समझ गए ना। तो वो ज़्यादा अच्छा कंडक्टर नहीं होगा। मगर जिसकी रजिस्टिविटी कम होगी, इलेक्ट्रॉन सटाक से पेनेट्रेट करके निकल जाएगा, तो उसकी रजिस्टिविटी कम होगी। तो बेटा मटेरियल जो कंडक्टर होते हैं उनकी रजिस्टिविटी होती है सबसे कम। इंसुलेटर की रजिस्टिविटी होती है सबसे ज़्यादा। कितनी होती है बेटा? देखो 10⁻14 तक जाती है ओम मीटर। रजिस्टिविटी को किस में नापा जाता है? ओम मीटर में। 10th क्लास में पढ़े होगे। हाँ, ये चाहती है 10⁻14 ओम मीटर तक। शुरुआत होती है कहाँ से? 10⁻6 से। कहाँ शुरुआत होती है? 10⁻6 से, है ना, इतने शुरुआत होती है। तो ये रजिस्टिविटी इसकी बहुत हाई होती है इंसुलेटर की, इनकी बहुत कम होती है। इनकी चलती है 10⁻⁻9 से लेकर के 10⁻⁻4 तक, मान लो, समझ गए। और ये होते हैं बीच के बंदर इन दोनों के, कहाँ? 10⁻⁻4 से लेकर 10⁻6, ये बीच के होते हैं, समझ गए ना। तो सबसे बेस्ट है कंडक्टर, उसके बाद आते हैं सेमीकंडक्टर, और उसके बाद आते हैं इंसुलेटर। तो ये बेटा 3 टाइप के क्लासिफिकेशन है ना। अब एक चीज़ याद रखना कि टेम्परेचर के प्रति जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं वो सेमीकंडक्टर होते हैं, समझ गए ना। सेमीकंडक्टर की वर्किंग में टेम्परेचर का बहुत बड़ा हाथ है। ये हम पढ़ेंगे जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाएंगे आपको, तब हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। टेम्परेचर बहुत बड़ा हाथ है। अभी के लिए इतना जान लो कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कॉपर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ बढ़ेगा। इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा टेम्परेचर से, क्योंकि इंसुलेटर है। जब रास्ता बना ही नहीं तो गाड़ी नहीं जा पाएगी। अब चाहे गर्मी पड़े चाहे ठंडी, क्या फ़र्क है बताओ? क्यों रास्ता है ही नहीं है गाड़ी निकलने का। बोलो भैया, ब्रिज बना ही नहीं है, गाड़ी जा ही नहीं पाएगी। हाँ, अगर यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा बेटा सेमीकंडक्टर में, तो याद रखना करंट बढ़ती है। सेमीकंडक्टर को टेम्परेचर अच्छा लगता है, समझ कह गए? क्लियर हो गया? बोलो भाई, क्लियर है एकदम? ठीक है ना। तो ये हुए हमारे 3 टाइप के मटेरियल, ठीक है ना। हमने आपको बता दिया 3 टाइप का मटेरियल। चलो ठीक, बहुत बढ़िया। कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस में बेटा मैंने तुमको क्या क्या पढ़ा दिया? एडिटिविटी ऑफ चार्ज पढ़ा दिया, अच्छे से कर लेना। और फिर मैंने आपको पढ़ाया बेटा चार्जेस कंजर्वेशन पढ़ा दिया, और क्वांटाइजेशन पढ़ा दिया, ठीक है ना। ओके, चलिए क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। कैलकुलेट, हाँ सब घर से लिख के आना है, ठीक है ना। मैंने समझा दिया, अब आप लिखो खुद से, और जो डाउट है पूछोगे मुझसे कि सर इस लाइन का मतलब बताओ, ठीक है ना। अगला लिखो कैलकुलेट, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन हैं बताइए। दुनिया की जिस बुक से क्वेश्चन ला सकते हो लाओ, जिस बुक से मटेरियल ला सकते हो लाओ, ढूंढ के लाओ, पढ़ो खुद से। डाउट आए तो मुझे बताओ, ठीक है ना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज।
1 कूलाम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं? क्या मैंने बताया, सबसे छोटा चार्ज क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन। सबसे छोटा चार्ज कितना चार्ज होता है इसके ऊपर? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, सबसे नन्हा चार्ज ये होता है। ऐसे मिलते 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 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 10 लाख इलेक्ट्रॉन, 5 लाख इलेक्ट्रॉन, मिलते मिलते कुछ नंबर ऑफ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिले होंगे तब बना है 1 कूलाम। 1 कूलाम बहुत बड़ा है। तो सवाल आता है कि 1 कूलाम चार्ज में ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? समझ गए बेटा? 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? आइए निकालते हैं बेटा। कैसे निकलेगा? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q इक्वल टू कितना? N, ठीक है ना। अभी हमारे पास पता है कि Q कितना है बेटा? 1 कूलाम। N का पता नहीं बेटा, बोर्ड में देखो, अभी लिखो मत। E का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, हाँ या ना। यूनिट का बड़ा महत्व है और यूनिट काटने से अच्छा लगता है फिजिक्स में कि हाँ हम बन रहा है हमसे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। देखो बेटा, कूलाम से कूलाम कैंसिल, और क्यों ना हो, क्यों ना कटे, चीज़ों के नंबर की कोई संख्या नहीं होती है। हम लेने गए शर्ट कितनी लेके आए? 2 पीस लेके आए ना, तो पीस तो कोई नंबर ही है, ये तो है ना, 2 नग। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन आना था, नंबर निकलने थे, तो कोई यूनिट नहीं बचनी थी। तो इससे मतलब हम सही जा रहे हैं, कोई यूनिट नहीं बची, समझ गए ना। बट यदि मास निकाल रहे होते तो यूनिट बचनी थी किलोग्राम। क्या बचनी थी? किलोग्राम। इसलिए यूनिट को काटा करो, यूनिट को काटने से क्या है, हाँ हम सही कर रहे हैं, समझ गए ना। और अगर यही मास निकालते और पता चला किलोग्राम से किलोग्राम कट गया, कुछ से कुछ कट गया, इसका मतलब हम गड़बड़ कर रहे हैं, हम सही नहीं कर रहे हैं, समझ गए ना। कुछ ना कुछ तो बटना था। चलो खैर आ गया ये। ओके सर, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। देख बेटा, 1/1.6 है, उसके ऊपर ले जाओ 10⁻⁻19, ऊपर जाएगा क्या बनेगा? 10⁻+19। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? देखो बेटा, यहाँ से डेसिमल ब्रेक कर दो, ऊपर कितना आ गया बेटा? 10। बोलो हाँ। हम तब तक 16 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे जब तक ये 100 नहीं बनेगा। एक इससे 10 मांग लो भैया। क्या बन गया बेटा? 100। और ये क्या हो गया? 16 इंटू कितना आ गया? 10⁻18। यहाँ चल रहा कितना? n। अब 16 से 100 को डिवाइड तुमने कई बार किया होगा, नहीं भी डिवाइड किया, चलो 4 से काटो। 4 से कितने बार बेटा? 25 बार। और 4 से कितने बार? 4 से 4 बार, समझ गए। 25/4, 25/4। चलो 25 को 4 से डिवाइड कर दो, 25 को 4 से डिवाइड कर दो। 4 से 6 बार गया 24, है ना। पॉइंट आएगा, यहाँ डेसिमल आया 1 आया, 2 पॉइंट लगा दिया, डेसिमल रख दो। और 4 से कितने बार जाएगा? 25 बार। 100 कैंसिल हो गया। आंसर कितना है बेटा? 6.25। कितना आया? 6.25। तो आंसर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6.25 इंटू 10 की पावर कितने इलेक्ट्रॉन्स? 18 इलेक्ट्रॉन्स। और फिर बोलेंगे सर आपने तो बताया था कि इलेक्ट्रॉन कभी पॉइंट में हो नहीं सकते हैं, ये तो पॉइंट में आ रहा है। अरे बेटा ये पॉइंट में नहीं आ रहा है, इसको 18 का 2 जीरो ले लो तो देखो कितने हो गए आंसर? 625 हो गए। 2 जीरो उसके आ गए इधर, इधर कितना बचा? 10 की पावर 16, 16 इलेक्ट्रॉन। अरे बाप रे कितने सारे हैं, देखो 625 जोड़ो 16 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अरे सर गिनो कितने सारे हैं। इतने इलेक्ट्रॉन होंगे 1 कूलाम चार्ज में, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, समझ गए। छोटा मोटा चार्ज नहीं है 1 कूलाम, समझ गए ना, बहुत तगड़ा चार्ज है 1 कूलाम जो है, बहुत तगड़ा चार्ज है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? चलो आप छापो इसको फटाफट। हाँ हाँ बेटा पूछो, कहाँ डाउट आ रहा है पूछो, ठीक ना। हाँ जिसने फिजिक्स में सवाल नहीं किया, जिसने फिजिक्स में डाउट नहीं किया, मतलब उसने फिजिक्स धोखे से पढ़ ली, उसने फिजिक्स झूठ बोल के पढ़ ली। अगर आपने फिजिक्स में डाउट नहीं किया फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं है जिसमें डाउट ना आए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, डिफाइन पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्या होता है? डिफाइन पॉइंट चार्ज 11th क्लास में आपको पूछा गया था क्वेश्चन, डिफाइन पॉइंट मास, तो वहाँ बोला गया था पॉइंट मास क्या होता है, और यहाँ पूछा जा रहा है पॉइंट चार्ज क्या होता है। तो पॉइंट मास क्या होता है बेटा? देखो जैसे क्या होता है, आप लोग कोई किताब है आप उठाते हो तो देखा होगा बच्चे घुमाने वाले, जो बच्चे किताब को घुमाते हैं ना एक पॉइंट पे पकड़ के, तो क्या करते हैं वो एक पॉइंट से उठाते हैं।
तो वो पॉइंट क्या होता है जहाँ पर पूरा मास डिपेंड करता है। अब जैसे हम लोग को मैकेनिक्स में क्वेश्चन आते थे, एक कार है इतने रफ्तार से भाग रही है, तो क्या हम पूरी कार बनाते थे? नहीं, हम उस कार को एक पॉइंट मान लेते थे कि मान लिया कार का मास क्या है, m, है ना, तो क्या बोलते थे, पॉइंट मास। द पॉइंट एट विच होल द मास इज कंट्रीब्यूटेड कंसंट्रेटेड इज कॉल्ड पॉइंट मास। और ऐसे ही मान लो मेरे पास चेयर है, चेयर में चार्ज है, तो क्या मैं कुर्सी बनाऊंगा बोर्ड में? नहीं, मैं एक पॉइंट मान लूंगा, उसका नाम दे दूंगा चेयर है ना। तो व्हाट इज पॉइंट चार्ज? द पॉइंट एट विच होल चार्ज ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज। समझ गए? ऐसा पॉइंट जिस पर किसी बॉडी का पूरा चार्ज क्या है, कंसंट्रेट है। समझ गए ना? या पूरा का पूरा चार्ज कंसंट्रेट माना जा सके, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट चार्ज। क्लियर हुआ? ये हो गई। क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज पॉइंट चार्ज, लिख लिया? क्वेश्चन की डेफिनेशन लिखो, व्हाट इज पॉइंट चार्ज। ठीक है, आया समझ में बेटा? हाँ, तो ये हो गया पॉइंट चार्ज। ठीक है बच्चों, ये हो गया पॉइंट चार्ज। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला टॉपिक लिखिए, एक्सप्लेन चार्जिंग। चार्जिंग को स्पष्ट कीजिए, चार्जिंग बताइए क्या होती है। चार्जिंग, सर मोबाइल डाउन हो गया है, चार्ज कर लें क्या? बिल्कुल कर लो भाई, है ना। कैसे करेंगे चार्जिंग? प्लग में फंसाएंगे, तार लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड चार्जिंग, है ना। चार्जिंग हो गई, ओके, चार्जिंग हो गई, है ना। तो चार्जिंग के तरीके कौन कौन से हैं भैया? अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? किसी बॉडी को चार्ज करने की, इलेक्ट्रिकली चार्ज करने के हैं। तो पहला तरीका है कंडक्शन। क्या तरीका है? कंडक्शन। तो किसी को चार्ज करने का तरीका क्या है? कंडक्शन। कंडक्ट मतलब डायरेक्टली तार जोड़ दो, है ना। तो यदि मान लो ये आपके पास कोई बॉडी थी, इसके पास बिल्कुल कितना इसका टोटल चार्ज था, Q बराबर 0, Q बराबर 0। आपको दया आ गई कि मुझे इसमें पॉजिटिव चार्ज खिलाना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप एक हाई वोल्टेज पॉजिटिव सोर्स आप यहाँ पे इसको जोड़ देंगे। समझ गए ना? हाई वोल्टेज सोर्स, पॉजिटिव सोर्स इसको दे देंगे। अब क्या होगा, जैसे ये बॉडी के पॉजिटिव इधर जुड़ेगा, सारे इलेक्ट्रॉन जो इस बॉडी के हैं निकल करके भाग करके यहाँ आ जाएंगे। अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन कूद करके इसके ऊपर आएगा तो अपना क्या छोड़ेगा, प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद का माइनस लेके जाता है, तो उधर पे क्या छोड़ के जाता है, प्लस। यहाँ पे भी क्या छूटेगा, यहाँ पे भी क्या छूटेगा, प्लस। थोड़ी देर बाद बॉडी क्या हो जाएगी, लबालब, किससे, पॉजिटिवली चार्ज से। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? और दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाई कंडक्शन। क्या है, चार्जिंग बाई कंडक्शन। तो पहला है तो डिफाइन चार्जिंग, चार्जिंग में आ गया कंडक्शन। क्वेश्चन लिखो, एक्सप्लेन चार्जिंग बाई कंडक्शन। एक्सप्लेन चार्जिंग बाई कंडक्शन, ठीक है ना। हाँ, तो अब कंडक्शन डिपेंड करता है किस टाइप का करोगे, ठीक है बेटा। चलो दूसरा मेथड चार्जिंग का दूसरा मेथड कहलाता है बच्चों इंडक्शन। चार्जिंग का दूसरा मेथड कहलाता है इंडक्शन। कंडक्शन होकर के छू कर, इंडक्शन मतलब बिना छुए, कंडक्शन मतलब छू कर, इंडक्शन मतलब बिना छुए, प्रेरणा मात्र से ज्ञान प्राप्त हो गया, कहते हैं ना, इंडक्शन हो गया। क्या हो गया, इंडक्शन हो गया। इंडक्शन मतलब प्रेरणा मिल जाना किसी चीज़ की, समझ गए ना। हम आप क्या कर रहे हैं, इंडक्शन ही तो कर रहे हैं, है ना। कंडक्शन कहाँ हुआ था पहली बार इंसानों के बीच में? पीके पिक्चर देखी है? पीके में हाथ पकड़ा था उसने, पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया था अगले दिन, वहाँ पे हुआ था कंडक्शन। क्या हुआ था, कंडक्शन। उसको बोलना नहीं आता था ना पीके को, तो हाथ पकड़ लिया था उसने, पूरी भोजपुरी अंदर घुस गई थी, है ना। हाँ, तो वहाँ पे कंडक्शन हुआ था। अपने बीच में ऐसा हो सकता है क्या कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ू या तुम मेरा हाथ पकड़ो, पूरी फिजिक्स चली जाए? अरे ऐसे तो मेला लग जाएगा भाई, मेला लग जाएगा, है ना। सब हाथ पकड़ने वाले आ जाएंगे। चलो, क्यों पढ़ने लिखने की ज़रूरत है, सर का हाथ पकड़ो, बेहतरीन, पेपर के एक दिन पहले, है ना। तो ये भैया कंडक्शन। अब ऐसा होता है इंडक्शन। तो इंडक्शन में बिना छुए, विदाउट टच, विदाउट कॉन्टेक्ट, समझ गए ना। इसको अपन लोग हिंदी में बोलते हैं, अपने यहाँ गाँव देहात में वो चलती है, अपने यहाँ कहावत चलती है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। समझ गए ना, खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है। अपनी लाइफ में भी तो अपन ऐसे करते हैं, सड़े टमाटर और अच्छे टमाटर साथ में नहीं रखते, नहीं तो अच्छी सब्जी के साथ सड़ी सब्जी रख दो तो जो अच्छी होती है वो भी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। ऐसा होता है ना। तो यही इंडक्शन है। तो इंडक्शन में होता क्या है, देखो बेटा, इंडक्शन में होता क्या है, इंडक्शन में एक बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले करती है बेटा ग्राउंडिंग। क्या रोल प्ले करती है, ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग को ही बेटा बोलते हैं अपन अर्थिंग। क्या बोलते हैं इसको,
अर्थिंग। अब आओ देखो बेटा क्या है, जैसे ये है अपने पास, ये मान लो एक गोला है, अपन को इसको चार्ज करना है। क्या करना है? चार्ज। तो पहले मूड बना लो भाई, कैसा चार्ज करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर आपको पॉजिटिव चार्ज करना है तो इसके पास में आप जो है नेगेटिव वाली प्लेट लेकर के आ जाओ। ये देखो, ये मान लो एक लोहे का गोला है, आपको इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है, तो आप क्या करें, ये नेगेटिव प्लेट लेकर के इसके सामने आ गए। अब जैसे ही नेगेटिव प्लेट लेकर के आओगे, इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, समझ गए ना, इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है। तो इसको नेगेटिव प्लेट को देख करके सारे के सारे, अब एक काम करो, पहले नेगेटिव चार्ज कर लें, क्योंकि तुमको नेगेटिव इसलिए करूंगा क्योंकि तुमको समझ में आएगा ज़्यादा अच्छा। तो पहले एक काम करो, पॉजिटिव प्लेट इसके साथ लेके आओ सामने। तो क्या होगा, जैसे पॉजिटिव को देख करके बोलेंगे चलो सब लोग पॉजिटिव आया है, तो सारे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होकर के इस कोने में आ जाएंगे। आ गए? बोलो हाँ। जैसे मान लो इसके पास 12 प्रोटॉन थे और 12 क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे, समझ गए ना। तो छोड़ के नहीं आ गए, क्या हो गए, डिसेंट्रलाइज हो गए। क्या हो गए? डिसेंट्रलाइज, मतलब अपने अपने जो सेंटर थे उनसे थोड़ी सी आजू बाजू हो गए, है ना, खिसक गए। क्या हो गए? खिसक गए। इधर आ गए सारे नेगेटिव और इधर आ गए सारे क्या, पॉजिटिव। देखो अभी भी नेट चार्ज जीरो है, अभी भी नेट चार्ज क्या है, जीरो। 12 इधर 12 इधर, लड़मरे जीरो हो गए, कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। बस हुआ क्या है, ये देखो ये मेला देखने सबके सब आ गए तमाशा देखने के लिए कि चलो पॉजिटिव आया है, चलो 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 मजा आएगा, वहाँ जाएंगे, बैठेंगे, देखेंगे अपन, है ना। और ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई हमको छुए, ये उम्मीद लगाएं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। चलो अब क्या हुआ, हमको ये बॉडी को क्या करना था, नेगेटिवली चार्ज। हमको क्या करना था, नेगेटिवली चार्ज। ये क्या बैठा है, पॉजिटिव। हमने क्या किया, हमने इसको सामने रखे रहा और चुपके से इसकी कर दी अर्थिंग। क्या कर दी, इसकी अर्थिंग। अर्थिंग कर दी। अर्थिंग में क्या होता है, सारा का सारा एक्स्ट्रा चार्ज कहाँ हो जाता है, जमीन में चला जाता है, चला जाता है ना। तो अर्थिंग किसके साइड में है, प्लस के साइड में है। तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में। कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में। बोलो यस। हाँ, नेगेटिव की साइड कर देते। अब मगर देखो बेटा, अभी यहाँ पे समझ में आएगा, नेगेटिव नहीं जाएगा, नेगेटिव की साइड कर देते नेगेटिव चला जाता, ये बात भी है। बट एक चीज इसमें क्लॉज आ रहा है, एक चीज जुड़ रही है यहाँ पे कि नेगेटिव के साथ एक्चुअली ये इसके अट्रैक्शन में है, ये इसके क्या है, अट्रैक्शन में है। तो नेगेटिव तब अर्थिंग नहीं सिलेक्ट करेगा, हाँ तब हो जाएगा। ठीक है, अभी तुम्हें समझ में आया नहीं है, क्लियर समझ में आया। देख बेटा, माइनस प्लस है, प्लस के सपोर्ट में क्या डेवलप हो गया, माइनस। माइनस डिसेंट्रलाइज हो गए, प्लस पूरा उधर चला गया। और हमने मौका पा करके क्या कर दिया, मौका पा करके हमने इसको अर्थिंग कर दिया, कर दिया अर्थिंग। अब हमने जैसे इसको अर्थिंग करी तो इसकी हालत क्या हो गई, ये प्लस है, ये प्लस अभी भी है, बोलो हाँ। ये लॉलीपॉप इसके सामने हम देके बिठा ले हुए कि बेटा चिंता मत करो, एक ना एक दिन आएगा हम तुम्हें छुएंगे और हम प्लस और माइनस की दोस्ती करवा देंगे, बोलो हाँ। अब ग्राउंड चला गया, यहाँ तो खाली सपाट हो गया, खाली सपाट हो गया, कुछ नहीं है ना, इधर कुछ बचा क्या, नहीं बचा, अपना काम निकल गया। बस अपना काम जैसे निकला, अपन ने इसको हटा लिया, अपन ने इसको हटा लिया। अब केवल नेगेटिव नेगेटिव बचे हैं। अब ये क्या हो जाएंगे, पूरे में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पूरे में रीडिस्ट्रीब्यूट। तो लास्ट टाइम में क्या बनेगा, ये फाइनली ऐसा बनेगा। ये देखो, अब फीलिंग करो बेटा, बंद करो मोबाइल, ध्यान यहाँ दो। पहले क्या था, ये पहले इस पे नेट चार्ज कितना था, जीरो, क्योंकि जितने नेगेटिव उतने पॉजिटिव। अब केवल नेगेटिव नेगेटिव ही बचा है। तो पहले था अनचार्ज, अब हो गया चार्ज। क्या कोई टच हुआ तो इसको क्या बोलेंगे, इंडक्शन। क्या बोलेंगे बेटा इसको, सो दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाई। देखो इंडक्शन प्रोसेस है, नहीं चार्ज कंजर्व कहाँ रहता है, जहां से बाहरी कोई ताकत ना आई हो। यहाँ कौन कौन बाहर आया है, ये देखो, ये आया तो बाहर से ले गया, लूट गया, ये तो लूट गया ना। चार्ज के लिए सिस्टम आइसोलेट होना था, इस बार आइसोलेट है क्या, नहीं आइसोलेट नहीं है, ये लूट गया बाहर से, अपन ने कनेक्शन दे दी, समझ गए ना, पाइप खोल दिया अपन ने, लूट लो पैसे यहाँ से। चलो आ गया समझ में। सो दिस इज कॉल्ड इंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन। तो क्वेश्चन बनाइए, एक्सप्लेन चार्जिंग बाई इंडक्शन। एक्सप्लेन चार्जिंग बाई इंडक्शन, ठीक है। हाँ, तो अभी आप, अच्छा इसको अगर बेटा यहाँ पे नेगेटिव लेके आते तो पॉजिटिव यहाँ आ जाता और नेगेटिव यहाँ चला जाता उल्टा, और इसको ग्राउंड कर देते तो फिर कैसा चार्ज होता था, पॉजिटिवली चार्ज। अभी नेगेटिवली चार्ज हुआ है और अभी फिर पॉजिटिवली, ठीक है ना, वो कर लेना देख करके खुद से। चलो अब अगला लिखो, ये तो हो गया चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में बेटा एक और टेक्निक है जिसमें डबल चार्ज एक साथ, प्लस और माइनस एक साथ डेवलप होंगे। कैसे, देखो, दो कंडक्टर ले लो और दोनों को चिपका करके रख दो, दो कंडक्टर ले लो, दोनों को चिपका करके रख दो। अब यहाँ पर तुमने क्या है, यहाँ पर तुम ले आए
क्या लेकर के आ गए, निगेटिव। क्या लेके आ गए, निगेटिव। दोनों चिपके हुए हैं। अब निगेटिव है क्योंकि ये कंडक्ट में है। अब ये बोलेगा चलो, तो इधर वाले क्योंकि चिपके हुए हैं तो ये भी बोलेंगे चलो। सारे के सारे प्लस यहाँ आ गए, हाँ है बोलो, आ गए प्लस। और यहाँ सारे के सारे क्या आ गए, आ गए कि नहीं आए, इधर प्लस आ गए और इधर माइनस आ गए। क्लियर हुआ। अब क्या करो, अब इसको अटैच करे रखो, इसको इससे अटैच करे रखो और धीरे से इनको डिस्कनेक्ट कर दो, मतलब इनको दूर कर दो। अब जैसे दूर कर दोगे, देखना थोड़ा सा दूरी बढ़ाए हो, तो जैसे दूर करोगे ये प्लस प्लस प्लस। अच्छा इधर आप बोलोगे सर माइनस बचा क्या, नहीं नहीं बचा, पूरा चला गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा चला गया। कंडक्ट में थे ना बेटा, तो इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा यहाँ चला गया। समझ में आया कि नहीं आया। और ये ऐसे, ये ऐसे। अभी भी देखो लॉलीपॉप लटकी हुई यहाँ पे, ये माइनस वाली। तभी तो इसको उम्मीद है कि कभी ना कभी हम दोनों प्लस माइनस मिल जाएंगे। बट अब इसके बाद अब दोनों अलग अलग हो चुके हैं, बस अब लॉलीपॉप हटा करके इसको हटा लीजिए, दूर कर दीजिए। तो ये देखिए ये पूरे में आ गया प्लस और ये पूरे में आ गया माइनस। समझ में आया। अब हो गए दोनों चार्ज एक साथ कि नहीं हुए। सो दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब दोनों इसमें, दोनों चार्ज एक साथ इसमें बन रहे हैं, ठीक है ना। चलो जरा देखो, हाँ पीडीएफ खोल करके ओपन करके देखो, चार्जिंग बाय इंडक्शन के दोनों पार्ट क्लियर हैं कि नहीं है। चार्जिंग बाय इंडक्शन के दोनों पार्ट क्लियर हैं कि नहीं है, देखिए जरा नोट्स में देखिए हमारे, हमने उसमें पूरी थ्योरी लिखी है डिटेल में, बेहतरीन एकदम। ठीक है, ठीक है बेटा, बोलो क्लियर है, तुम भी बोलो। है ना, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला, अब आप बोलोगे सर एक बात बताओ कि क्या हम किसी चीज को अगर करते हैं, इंड्यूस करते हैं, तो क्या बिल्कुल जितना चार्ज यहाँ है उतना ही चार्ज आता है? क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब क्या जितना ज्ञान मेरे अंदर है पूरा का पूरा आ जाएगा आपके अंदर? नहीं आ पाएगा। डिपेंड करता है हमारे बीच में मीडियम क्या है, आपकी क्षमता क्या है, आपका मूड क्या है, समझ गए ना। हमारे बीच में क्या भरा हुआ है, हवा भरा है, पानी भरी है, समझ गए ना, माहौल कैसा पढ़ने का, सब चीज़ें होती हैं। तो ऐसे ही जब आप किसी को इंड्यूस करते हो तो उसके ऊपर कितना चार्ज आता है उसकी वैल्यू लिख लो। क्यू डैश का मतलब कितना, इंड्यूस चार्ज। क्यू डैश का मतलब इंड्यूस चार्ज इक्वल टू ओरिजिनल चार्ज क्यू, जिस बॉडी के पास है ओरिजिनल चार्ज क्यू, ब्रैकेट में 1 - 1/k, 1 - 1/k, 1 - 1/k। तो ये कोई बॉडी है, इसके ऊपर है चार्ज Q, और ये है, इसको आपने इंड्यूस किया, इसके ऊपर आज चार्ज आ गया Q डैश, ठीक है ना। तो Q डैश इक्वल टू Q 1 - 1/k। अब बोलोगे सर K क्या है, मैंने बताया ना डिपेंड करता है बीच का मीडियम क्या है, हवा है, पानी है, पेपर है, शहद है, समझ गए ना, क्या भरा हुआ है। तो मीडियम की इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, तो लिखो कैपिटल K इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कैपिटल K। और अच्छा यहाँ पे माइनस लिख लेना भैया, क्योंकि हमेशा इंड्यूस चार्ज अपोजिट नेचर का होता है। प्लस प्लेट रखोगे तो उसके ऊपर माइनस आएगा, माइनस रखोगे तो प्लस आएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाना मत भूलना। K is called dielectric constant, K is called dielectric constant। ठीक है, चलिए अब लिखिए अगला, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ। भैया कूलम्स लॉ क्या कहता है, कब लगता है, जब दो चार्ज रेस्ट में हो, इसलिए इसको बोलते हैं कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कूलम्स लॉ तब लगता है, तो क्या कहता है कूलम्स लॉ, अगर दो चार्ज रेस्ट में हैं, दो स्टेशनरी चार्ज हैं, दो चार्ज रुके हुए हैं, उनके बीच की दूरी r है, उनके बीच की दूरी r है, तो एक दूसरे को पीटेंगे, मारेंगे या प्यार करेंगे, मतलब फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन लगाएंगे, समझ गए ना, कुछ ना कुछ फोर्स लगाएंगे, आइदर होगा अट्रैक्शन या होगा
रिपल्शन, डिपेंड करता है, प्लस प्लस होगा तो रिपल्सन, माइनस माइनस होगा तो रिपल्सन, और प्लस माइनस होगा तो अट्रैक्शन। वो जो लगने वाला फोर्स होगा प्रोपोर्शनल टू Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, R का स्क्वायर। समझ गए, ये कहलाता है कूलम्स लॉ। तो जितने बड़े चार्जेस होंगे फोर्स उतना ज़बरदस्त बढ़ेगा, और जितनी दूरी होगी फोर्स उतना कम लगेगा। दूरी बढ़ेगी तो फोर्स कम लगेगा। समझ में आया? दोनों को मर्ज कर दो बेटा, इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो, ठीक है ना। आपको देख के ऐसा लग रहा है जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा है, पक्का ना? तो जहाँ ना समझ में आए तो रोक के पूछना, ठीक है ना। तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दोनों को मर्ज कर दो बेटा, तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्योंकि मैं तो यही सोच के पढ़ाऊंगा कि 11th में तुम प्रोपोर्शनैलिटी और ये छोटी छोटी बातें पढ़ के आए होगे। मेरे को नहीं बनता है तो बता दो, तो मैं बता दूंगा कहाँ पे क्या दिक्कत है ना, जैसे प्रोपोर्शनल में कुछ बच्चों को दिक्कत होती है। चलो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, F इक्वल टू बेटा क्या आएगा, कांस्टेंट स्मॉल के, क्या आएगा, स्मॉल के। पहले आता है स्मॉल के, बाद में बनता है कैपिटल के। तो स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बेटा स्मॉल के को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो स्मॉल के कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम, एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। जहाँ पे K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम, ठीक है ना। अब सुनिए, अब आपके पास क्या है, मान लो आपके पास दो चार्ज हैं, इनके बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब हवा भरी हुई है। क्या भरी हुई है? हवा। तो बेटा हवा मीडियम है, तो हवा वाले मीडियम को लिखा जाता है, मीडियम हवा का क्या कहलाता है, नॉट। क्या कहलाता है? तो अगर हवा का मीडियम है तो एप्सिलॉन मीडियम क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। हवा के लिए एप्सिलॉन मीडियम क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हवा के लिए, एफ एयर लिख लो, या इसी को प्यार से एफ नॉट बोलते हैं। हवा के लिए फिजिक्स में नॉट यूज होता है, वैक्यूम के लिए हवा एयर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q1 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, नोट करो इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना। क्योंकि आपने मीडियम के प्लेस पे यहाँ पे एयर भर रखी है। वन बाई फोर पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, बिकॉज एयर है यहाँ पे। डन बेटा, चलो बहुत बढ़िया। अब आप कहोगे सर एयर नहीं है, मैंने पानी भर दिया। मैंने सर यहाँ पानी भर दिया तो पहले मीडियम की जगह हवा आई थी, तो यहाँ पे एयर के लिए 0 आ गया था, और यहाँ पे पानी है तो एप्सिलॉन वाटर आ जाएगा, है ना। तो फोर्स इन वाटर, एफ वाटर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन वाटर आएगा बेटा, एप्सिलॉन वाटर Q1 Q2 अपॉन क्या, R स्क्वायर। मतलब समझा मैं ये रहा हूँ, जो भी आए वहाँ पर उसके लिए एप्सिलॉन रखोगे। सर ये एप्सिलॉन होता क्या है, मैंने अभी बताया, मीडियम की परमिटिविटी। क्या कहलाती है, परमिटिविटी। तो एप्सिलॉन नॉट मतलब एयर की परमिटिविटी, एप्सिलॉन वाटर मतलब वाटर की परमिटिविटी। आप बीच में लकड़ी रख रहे हो तो एप्सिलॉन वुड आएगा, वुड मतलब वुड की परमिटिविटी। लिखिए हियर एप्सिलॉन एम, here epsilon m, here epsilon m is called permittivity of the medium, permittivity of the medium। here epsilon m is called permittivity of the medium। जो एप्सिलॉन m है ये परमिटिविटी कहलाएगी मीडियम की। चलिए समझिए इसको। सो अगर मैं कहूँ फोर्स इन मीडियम, कोई भी फोर्स है तो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 अपॉन कितना, R स्क्वायर। अब मीडियम आ गया, एप्सिलॉन मीडियम आ गया, मीडियम का फोर्स। अब एक यहाँ पे एक लॉजिक बनता है बच्चों, आपने पढ़ा होगा, जैसे आपने कहा भाई साहब, वाले से कहा आपने, है ना, दूध वाले मिल्क सेलर से बोला कि भाई साहब आज का दूध बहुत पतला लेके आए हो, या आज का दूध बहुत गाढ़ा लेके आए हो, और या तो ये कहते हो यार तुम्हारा मिल्क तो पानी के जैसा पतला है, कहते हो ना।
तो एक फॉर्मूला आता है, याद कीजिए, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट या मीडियम डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। वेरी गुड बेटा, गुड, याद है आपको, डेंसिटी ऑफ द वाटर, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। अब ऐसे तो यहां से देखो, यदि आप रिलेटिव डेंसिटी R ले रहे हो तो आपका क्या बनेगा, देखो, डेंसिटी ऑफ मीडियम इक्वल टू R टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब मीडियम का घनापन पानी के घनापन का कुछ ना कुछ गुना होगा, जितना पानी का गाढ़ापन है उसका कुछ ना कुछ गुना होगा। सिमिलरली यहां पर मीडियम की परमिबिलिटी, मीडियम की परमिबिलिटी गाढ़ी होगी, बट किसके रिस्पेक्ट में, हवा के रिस्पेक्ट में। हवा की परमिबिलिटी का कुछ ना कुछ गुना होगी, उस गुने को बोलते हैं के। क्या बोलते हैं, के, या इसी को बोलते हैं एप्सिलॉन आर। क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन आर। भाई क्योंकि मीडियम गाढ़ा होगा या पतला होगा, तो हवा का कुछ ना कुछ तो गुना होगा, है ना। जैसे मान लो मेरा ब्लड तुम्हारे ब्लड का 3 गुना गाढ़ा है, तो आप क्या कहोगे कि लोकेश सर का ब्लड की परमिबिलिटी एल, एप्सिलॉन एल इक्वल टू एप्सिलॉन, तुम्हारा नाम क्या है भैया, आकाश, आकाश का कितने गुना, 3 गुना। मेरा ब्लड तुम्हारे ब्लड का 3 गुना गाढ़ा है। इसी तरीके से मीडियम की परमिबिलिटी हवा की परमिबिलिटी का कुछ टाइम्स है। सो व्हाट आई कैन राइट हियर, आई कैन राइट एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन एयर। देख लो, बिल्कुल वही हो रहा है। रिलेटिव डेंसिटी वहाँ पे थी, डेंसिटी ऑफ द मीडियम अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अब यहाँ पे रिलेटिव परमिबिलिटी इक्वल टू परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम अपॉन परमिबिलिटी ऑफ द एयर। यहाँ पे रेफरेंस कौन है, एयर। समझ में आया, इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। वेरी गुड बेटा, दिस इज कॉल्ड कैपिटल के। स्मॉल के क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आओ खेलते हैं इसके साथ। अब तो क्या लिख सकता हूं मैं, इसको मैं लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम मतलब हवा का कुछ गुना एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। एक तो फॉर्मूला बेटा ये बन गया, या फोर्स इन मीडियम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर को क्या बोलते हैं, कैपिटल के, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आया, कोई दिक्कत, नोट करो। ठीक है ना, इस तरीके से ये कैपिटल के अलग है, स्मॉल के अलग है। देखिए बेटा, आपने देखा परमिटिविटी मतलब मीडियम का कैरेक्टर होती है, मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। एक तरीके से समझ लो मीडियम का गाढ़ापन। तो बेटा आगे ये बताओ, मीडियम की परमिटिविटी हवा की परमिटिविटी का कुछ तो गुना होगी ना, क्योंकि मीडियम का गाढ़ापन हवा के गाढ़ेपन का कुछ तो टाइम्स होगा। सो आप क्या लिख सकते हो, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस या एयर मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन आर। सो एप्सिलॉन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइड बाई परमिटिविटी ऑफ द एयर। समझ गए ना, परमिटिविटी है क्या, परमिटिविटी मीडियम की प्रॉपर्टी है, जो जिसकी वजह से फोर्स कम ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से फोर्स कम ज़्यादा होता है। समझ में आ गया ना, जिसकी वजह से फोर्स कम ज़्यादा, जैसे हम दोनों बैठे हुए मान लो चार्ज हैं। अब अगर मान लो हमारे बीच में हवा है तो अपने बीच में बड़ा फ्लुएंट फोर्स लग रहा है, बड़े आराम से फोर्स लग रहा है। अब अपने बीच में मान लो यहाँ पे थर्मोकोल की शीट लगा दी जाए, पेपर लगा दिया जाए, तो अपने बीच में फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो फोर्स कम हो जाएगा। मीडियम गाढ़ा हो गया, और गाढ़ा कर दो, पानी भर दो कमरे के अंदर, फोर्स और कम हो जाएगा। समझ में आया ना, तो जितना ज़्यादा मीडियम गाढ़ा होगा फोर्स उतना क्या लगेगा, कम लगेगा। समझ में आया, ठीक है बेटा। अब एक चीज़ इसको देख लो जल्दी से, लास्ट चीज़, ये रिलेटिव डेंसिटी का फंडा तो पिछले साल का था। अब ज़रा इसको जुगाड़ के देखो कैसे देखेंगे। क्या लिखा अपन ने, फोर्स इन मीडियम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। बेटा 1/k को थोड़ा साइड कर लो, 1/k को मैंने बाहर निकाल लिया, और यहाँ पर क्या बच गया अपने पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। व्हाट इज दिस, दिस इज Fm इक्वल टू, ये क्या है, ये पूरा का पूरा टर्म क्या है, हवा में लगने वाला फोर्स ही तो है, हाँ या ना भाई, ये हवा में लगने वाला फोर्स ही तो है, क्योंकि अंदर एप्सिलॉन नॉट है अकेले, तो एप्सिलॉन नॉट मतलब हवा में लगने वाला फोर्स। तो क्या हो गया भैया, ये Fm इक्वल टू F0/K, F0/K
के, एफ एम इक्वल टू एफ नॉट बाई के। समझ में आया ना? मतलब मीडियम में लगने वाला फोर्स हमेशा हवा में लगने वाले फोर्स से क्या होगा? कम होगा, क्योंकि के का नीचे डिवाइड हो रहा है। और जब किसी चीज़ से किसी चीज़ को डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आती है? कम की ज़्यादा? कम आएगी। और वैसे भी समझ रहे हो कि अगर हमारे बीच में मीडियम लग जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम। तो कभी भूलेगा भी नहीं अब आपको ये। बोले भैया मीडियम का फोर्स कितना होगा? बोले हवा के फोर्स से कम होगा। कितना कम होगा? 1/k कम होगा। एफ एम इक्वल टू एफ नॉट बाई के। समझ में आ गया? ठीक है, अब के की वैल्यू देख बेटा। हाँ बेटा लिख लिए? लिख लो, आराम से लिख लो। ठीक है, हाँ अब देखो यहां से एक चीज बेटा, एफ एम इक्वल टू एफ नॉट बाई के, तो के को ऊपर लेके आओगे तो क्या आ जाएगा? एफ नॉट अपॉन कितना? एफ एम। ये बन गई डेफिनेशन के की। लिखो के इक्वल टू व्हाट इज के? व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स। रेशियो ऑफ फोर्स, फोर्स का रेशियो है। किसका किसका रेशियो? पहला जब फोर्स लग रहा था एयर में और दूसरा जब फोर्स लग रहा था मीडियम में। सो लिख लो के की वैल्यू, के इक्वल टू एफ जीरो अपॉन एफ एम, फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम। ठीक है, चलिए डन। तो आज के लिए इतना ही है ना, क्लास होती है फिनिश। यहाँ पे कूलम्स लॉ हो गया कंप्लीट आपका। अब कल करेंगे इस पर पेस क्वेश्चन। ठीक है।